आप देख रहे हैं ज्ञान और विज्ञान से भरा हमारा कार्यक्रम गर्भ संस्कार। क्या आप चाहते हैं कि आपका बच्चा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की तरह इंटेलिजेंट हो, लता मंगेशकर जी की तरह टैलेंटेड हो? तो आप ये सभी गुण अपने बच्चे को मां के गर्भ में ही दे सकते हैं, मगर कैसे? इसी बारे में हम लगातार चर्चा किए जा रहे हैं। इसी चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ मौजूद है गर्भ संस्कार की विशेषज्ञ डॉक्टर सोनल जैन जायसवाल जी। डॉक्टर सोनल जैन जायसवाल, आप स्पिरिचुअल एंड वेलनेस कोच के रूप में काम कर रही हैं। आप स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, पंचकोशाज, चक्रास, कर्मास, माइंड पावर, कुंडलिनी जागरण, मृत्यु के बाद का जीवन सहित विभिन्न विषयों पर बातचीत, लेखन, ब्लॉग, परामर्श और ध्यान सत्र के माध्यम से लाखों लोगों के जीवन को छू रही हैं। गर्भाधान, गर्भ संस्कार, दिव्य मां, गर्भधारण, गर्भावस्था और डिलीवरी के बाद देखभाल के लिए सैकड़ों भावी माताओं और नई माताओं को परामर्श देती है। आपके लेख विदेश के प्रतिष्ठित अखबारों और पत्रिकाओं में प्रकाशित होते हैं। बच्चों के संपूर्ण विकास के लिए डॉक्टर सोनल ने इंटेलिजेंस मॉडल बनाया है, जो ड्रीम बेबी की अभिव्यक्ति के लिए एक संरचित चरण दर चरण दृष्टिकोण है। दोस्तों, सोनल जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। अगर आपके मन में कुछ सवाल है तो आप भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। सोनल जी, आज हम बात करेंगे इंटेलिजेंस मॉडल के इम्प्लीमेंट के बारे में। आपने बता दिया कि इंटेलिजेंस मॉडल क्या होता है, 9 प्रकार के इंटेलिजेंस कैसे होते हैं, 4 क्वेश्चंस क्या होते हैं, लेकिन ये तो बातें बहुत ही अच्छी है, लेकिन वो इम्प्लीमेंट किस तरह से कर सकते हैं हम? बिल्कुल, मैं बहुत स्ट्रांगली इस बात में बिलीव करती हूँ जी कि भाई जलेबी की रेसिपी तो मुझे मिल गई, लेकिन खाने को ही नहीं मिला तो फायदा क्या? जब तक मुंह में जाएगी तब पता चलेगा कि वो कितनी रसीली है, कितनी स्वादिष्ट है, कितनी मीठी है। सो हमने ज्ञान तो पूरा ले लिया कि भाई हमारे जो ब्रेन है उसमें एक इंटेलिजेंस नहीं है, मल्टीपल इंटेलिजेंस है। देयर आर 9 इंटेलिजेंस इन द ब्रेन। और होलिस्टिक पर्सपेक्टिव्स हम देखें तो हमारे 4 क्वेश्चंस हैं, EQ फिजिकल क्वेश्चंट, IQ इंटेलेक्चुअल क्वेश्चंट, EQ इमोशनल क्वेश्चंट और SQ स्पिरिचुअल क्वेश्चंट। अब हमें ये 9 इंटेलिजेंस को इम्प्लीमेंट करना है ताकि हमारा ये PQ, IQ, EQ, SQ स्ट्रेंथन हो सके जी। तभी हमारे बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट होगा। बिल्कुल। तो इसीलिए जब मैं अपना डॉक्टरेट कर रही थी, आई डिड माई डॉक्टरेट इन गर्भ संस्कार, तो मैंने अपने डॉक्टरेट में एक मॉडल का क्रिएशन किया, विच इज अ स्टेप बाय स्टेप स्ट्रक्चर्ड अप्रोच, अ कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच टू क्रिएट इंटेलिजेंसेस इन द वूम। कि हम स्टेप बाय स्टेप तरीके से कैसे करें, लाइक कि भाई हम क्या कर रहे हैं, उससे क्या रिजल्ट मिल रहा है। ये एक बिल्कुल भी एक रिजल्ट ओरिएंटेड एक अप्रोच है। तो इसमें हमारे 4 क्वोशंट हैं और 9 इंटेलिजेंस हैं। तो हर क्वोशंट इंटेलिजेंस के साथ में मैप्ड है, और जब हम वो सारे इंटेलिजेंसेस की एक्टिविटीज को करते हैं तो हमारा वो क्वेश्चन जो है वो स्ट्रेंथन हो जाता है। तो इसका नाम है सोनल्स इंटेलिजेंस मॉडल फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। तो हमारे बच्चे की होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए ये एक 9 इंटेलिजेंस मॉडल है। 9 इंटेलिजेंस मॉडल का रिसर्च तो किया था डॉक्टर हार्वर्ड गार्डनर ने इन 1983। बिल्कुल, आज से ऑलमोस्ट 40 इयर्स पहले उन्होंने इसको रिसर्च किया था। बट मैंने इसको PQ, IQ, EQ, SQ के साथ कनेक्ट करके एक होलिस्टिक पर्सपेक्टिव दिया, एक होलिस्टिक मॉडल बनाया। सो इस मॉडल में क्या है कि हमारा जो PQ है, PQ इज लिंक्ड विथ किनेस्थेटिक इंटेलिजेंस जी। देन IQ इज लिंक्ड विथ other 4 intelligences, that is mathematical logical, linguistic verbal, spatial visual and musical। because ये चारों जो इंटेलिजेंस आप देखोगे स्किल बेस्ड है। I'll come in further details, एक को हम और further डिस्कस करेंगे। EQ is about interpersonal, intrapersonal and naturalistic। बिल्कुल, क्योंकि इंट्रा तो खुद के साथ हो गया, इंटर और इंसानों के साथ हो गया, बट व्हाट अबाउट दिस यूनिवर्स, व्हाट अबाउट द 5 एलिमेंट्स ऑफ नेचर, व्हाट अबाउट प्लांट्स, व्हाट अबाउट एनिमल्स, दे ऑल कम अंडर नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। तो हमारा EQ तब तक स्ट्रेंथन नहीं होगा जब एक पशु से मेरा कनेक्शन नहीं स्टैब्लिश होगा। हमारा EQ तब तक स्ट्रेंथन नहीं होगा जब पेड़ पौधों से हमारा कनेक्शन स्टैब्लिश नहीं होगा। हमारा EQ तब तक स्ट्रेंथन नहीं होगा जब ये 5 एलिमेंट्स को हम प्रॉपर्ली अप्रिशिएट नहीं कर पाएंगे। सो
Interpersonal, intrapersonal, naturalistic comes under EQ. And SQ is all about my existence, my purpose of life. मैं क्यों आई हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, मेरे जीवन का औचित्य क्या है, उसका पर्पस क्या है. So it is about my existence. So existential intelligence is a part of SQ. So इस तरह से जो 9 इंटेलिजेंस हैं वो मेरे 4 क्वोशंट के साथ में मैप्ड हैं जी. और जब हम ये 9 इंटेलिजेंस को जब हम अचीव करते हैं, हम इसे प्रैक्टिस करते हैं, जिसके बारे में डिस्कस करेंगे कि कैसे हम इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं. तो हम प्रैक्टिस करके हम क्या करते हैं, हम ये क्वेश्चंस को स्ट्रेंथन करते जाते हैं जी. मैम, जैसे हमें पता है कि PQ, IQ, EQ, SQ ये जो क्वेश्चंस है उनमें हम बाद में खुद पर वर्क कर सकते हैं, लेकिन आप कह रही है कि इन चारों क्वेश्चंस पर हम गर्भ में ही वर्क कर सकते हैं, तो वो किस तरह से पॉसिबल होता है? सिंपल. मैंने बार बार मैं एक ही बात कहती हूँ कि एक मदर क्या खाती है, क्या सोचती है, क्या फील करती है, क्या कार्य करती है, वो जो भी करती है वो अकेले नहीं करती है जी. वो अपने बच्चे के साथ करती है. इसलिए आप जब जब एक फोकस्ड एक्टिविटी करोगे, हाँ अगर मदर कर रही है बिल्कुल डिफोकस्ड होके, मदर का ख्याल ही नहीं है कि बच्चा भी है और वो बस अपने अलग ही तरीके से चीजों को कर रही है, तब शायद उतना इंटीग्रेशन नहीं स्टैब्लिश होगा. बट अगर मदर अपने बच्चे को हमेशा ध्यान में रखकर अगर एक्टिविटीज करे तो बच्चे का फुल इन्वॉल्वमेंट रहता है. लाइक फॉर एग्जाम्पल, आप मेरे साथ हो बट मैं अपने काम में बिजी हूं, मैं इस बात का ख्याल ही नहीं रख रही हूँ कि आप मेरे साथ हो, तो आपको क्या लगेगा? निग्लेक्टेड फील होगा. बिल्कुल. आपको मन करेगा मेरे साथ कुछ करने का? बिल्कुल नहीं. बिल्कुल नहीं. आप अपने कुछ भी करोगे, टाइम पास करोगे, राइट? बट अगर मैं हर चीज में आपको इन्वॉल्व करती जाऊंगी कि अच्छा अब हम ये करते हैं, इसके ये बेनिफिट है, अच्छा वो करते हैं, जब मैं करूंगी आपके बारे में सोचूंगी, तो आपको कैसा लगेगा? बहुत इन्वॉल्व फील होगा, मुझे भी करने का मन करेगा. लवली जी. यू गॉट द आंसर. तो आपने जो क्वेश्चन पूछा आप ही ने उसका आंसर किया है कि जब बच्चे को मैं इन्वॉल्व रखूंगी तो वो इन्वॉल्व फील होगा और मेरे साथ उसका भी डेवलपमेंट होगा. इनफैक्ट मेरे से ज्यादा उसका डेवलपमेंट होगा. क्यों? क्योंकि वो 2.5 लाख न्यूरॉन पर मिनट की गति से डेवलप हो रहा है, मैं नहीं हो रही हूँ. मेरा तो रिवर्स चल रहा है, मेरी तो प्रूनिंग हो रही है. मेरे तो ब्रेन सेल्स है ना डेड होते जा रहे हैं एक एक करके, बिकॉज जो जो चीजों को मैं यूज नहीं कर रही हूँ वो सब प्रून हो रहा है जी. तो मैं तो डिजेनरेट कर रही हूँ, लेकिन मेरा बच्चा क्या हो रहा है? मेरा बच्चा 2.5 लाख न्यूरॉन पर मिनट की स्पीड से डेवलप कर रहा है. तो मेरे सीखने की जो क्षमता है उससे मल्टीपल टाइम्स ज्यादा मेरे बच्चे की सीखने की क्षमता है. इसीलिए मेरा बच्चा मुझसे बहुत फास्ट सीख सकता है. तो कई बार ऐसा भी होगा कि कुछ एक्टिविटी में मदर को लगेगा कि भाई मुझे क्या बेनिफिट हो रही है, मैं क्यों करूं, या मेरी तो इससे कुछ लर्निंग नहीं हो रही है. डोंट वरी. आप पूरे पैशन के साथ, इंटरेस्ट के साथ, एकदम एक्साइटमेंट के साथ, एंथुजियाज्म के साथ, ये सब बहुत जरूरी है. पैशन, इंटरेस्ट, एंथुजियाज्म होना चाहिए, एक जागरूकता होनी चाहिए, एक उत्साह होना चाहिए. अगर आप ये सब के साथ करोगे ना वो एक्टिविटी को, अपने बच्चे को इन्वॉल्व करके, तो आपका बच्चा 100 या 200% वो बिल्कुल उसमें मास्टरी कर जाएगा. हाँ, आप सीख पा रहे हो कि नहीं सीख पा रहे हो, I can't comment on that because that depends on your skill sets, on your interest level, on your learning capacities, your previous knowledge. Because आपकी जो भी ग्रोथ है वो लिमिटेड है, बट आपका बच्चा भी एक मैसिव एक्सपोनेंशियल ग्रोथ पे चल रहा है, तो उसके सीखने की क्षमता आपसे कई ज्यादा है, तो वो तो सीखेगा ही सीखेगा. अभिमन्यु ने सीख लिया था चक्रव्यूह में घुसना, माँ सुभद्रा ने नहीं सीखा था, राइट? तो हो सकता है कि माँ सुभद्रा की तरह आप कुछ चीजें ना सीख पाए, बट आपके अंदर जो अभिमन्यु है वो जरूर सीख रहा है. जी बिल्कुल. राइट. मैम, आपने जो कहा कि ये क्वेश्चंस हम गर्भ में ही बच्चे को सिखा सकते हैं, उसके क्वेश्चन स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि PQ यानी फिजिकल क्वेश्चन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम किस तरह से, क्या चीजें करना जरूरी है, इम्प्लीमेंट कैसे करें इन चीजों को? यस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. PQ क्या है? PQ है हमारा फिजिकल क्वोशंट. तो जैसा कि नाम सजेस्ट करता है, हमारे फिजिकल वेलबींग से कनेक्टेड है. तो हमारे फिजिकल वेलबींग का सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है? वो है न्यूट्रिशन, कि हमारा न्यूट्रिशन प्रॉपर होना चाहिए. उसमें हमारा डाइट आ जाता है, वाटर आ जाता है, सब चीजें हो जाती है. फिर क्या है? फिर है क्या बोलते हैं उसको, एक प्रॉपर
रिलैक्सेशन मिलना चाहिए, स्लीप, रिलैक्सेशन, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद क्या आ जाता है आपका, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं कि कैसे आप ब्रेथ वर्क कर रहे हो, आप कैसे एक्सरसाइज कर रहे हो, अपने बॉडी के साथ में आप किस तरह के मूवमेंट्स कर रहे हो, वो सब हो जाता है। फिर किस तरह से आप अपने आप को एनवायरमेंटल टॉक्सिन से बचा रहे हो, आप अपने एडिक्शन से अपने आप को कंट्रोल कर रहे हो, और ये सब करने के कारण आपका ब्रेन बॉडी कोऑर्डिनेशन कैसे चल रहा है, ये 4 चीजों पर आपका पीक्यू निर्भर करता है। न्यूट्रिशन फर्स्ट पॉइंट, बिल्कुल। सेकंड पॉइंट इज योर breath work and exercising and all these things. Third is sleep and relaxation, and fourth is brain and body coordination, जिसमें toxins and addictions also play a very important role, because इसके कारण क्या होता है, एक detachment हो जाता है brain और body का। addiction ज्यादा होगा तो detachment हो जाएगा, toxins भी ज्यादा होंगी तो भी problems create करेंगी। तो ये 4 pillars हैं for a proper PQ जी। तो अब अगर आपके बच्चे में ये डेवलप होना है तो माँ को क्या करना है? माँ को अपने डाइट का बहुत ध्यान देना है, जो हम आगे के एपिसोड्स में डिस्कस करने वाले हैं कि सात्विक, तामसिक, राजसिक आहार कैसे होते हैं, क्या क्या चीजें खाने से बच्चे को एनर्जी मिलेंगी, उसका ग्रोथ होगा, उसके बेटरमेंट होंगी, उसका ब्रेन डेवलपमेंट होगा। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन ने अपनी एक रिपोर्ट रिलीज की है जिसमें क्लियरली बताया है कि ब्रेन डेवलपमेंट और ओवरऑल फिजिकल डेवलपमेंट के लिए न्यूट्रिशन प्लेज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट रोल। इनफैक्ट चरक संहिता और सुश्रुत संहिता में भी हमारे जो गुरु हैं चरकाचार्य और गुरु सुश्रुत, उन्होंने भी ये चीज को बार बार बोला है कि आहार बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है माँ के लिए भी और बच्चे के लिए भी। और बच्चे के लिए सिर्फ गर्भावस्था में भी नहीं, जब बच्चा बाहर आता है और लैक्टेशन पे रहता है, ब्रेस्ट फीडिंग पर रहता है, तो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट NIN ने तो कहा है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन ने कहा है कि फर्स्ट 1000 days ऑफ द बेबी, तो फर्स्ट 1000 days ऑफ द बेबी क्या हुए? 270 days in the womb and 2 years after that, that is 365 into 2, तो टोटल हो गए ऑलमोस्ट 1000 days। तो ये 1000 days पर मदर को बहुत जागरूक रहना चाहिए, वो क्या खा रही है, कैसा खा रही है, किस तरह का खा रही है, किस क्वांटिटी में खा रही है, किस तरीके से खा रही है। वी वांट टू डिस्कस एवरीथिंग इन डिटेल, क्योंकि सिर्फ मैं जो खा रही हूँ इंपॉर्टेंट नहीं है, कैसे खा रही हूँ, कितनी क्वांटिटी में खा रही हूँ, कितनी डाइवर्सिटी के साथ खा रही हूँ, राइट? एवरीथिंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो जो फर्स्ट एस्पेक्ट है न्यूट्रिशन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन कम स्लीप एंड रिलैक्सेशन, विल गो इन ग्रेट डिटेल, कितना घंटा सोना चाहिए, ज्यादा सोना चाहिए, कम सोना चाहिए। फिर क्वालिटी वर्सेस क्वांटिटी, भाई ज्यादा तो सो लिया बट क्वालिटी बड़ी खराब है तो भी बड़ी प्रॉब्लम है। सो कितने बजे सोना चाहिए, कितने बजे उठना चाहिए, ये सब का भी हमारे सर्कैडियम रिदम के साथ, जो हमारा बॉडी क्लॉक है, उसका बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। और बच्चे की ग्रोथ पे, उसके फिजिकल वेलबींग के लिए, उसके हाई PQ के लिए ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। देन कमिंग टू एक्सरसाइजिंग एंड ब्रेथ वर्क, हमारी जो मदर का जो बॉडी मूवमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, बट एट द सेम टाइम कितना होना चाहिए वो बच्चे की अवस्था पर है कि भाई वो कौन से ट्राइमेस्टर में मदर है। लाइक फर्स्ट एंड थर्ड ट्राइमेस्टर कंसिडर टू बी लिटिल डेलिकेट, सेकंड इज लिटिल बेटर, एंड देन एट द सेम टाइम एवरी प्रेगनेंसी इज डिफरेंट, एवरी मदर इज डिफरेंट, एवरी बॉडी इज डिफरेंट। तो सबकी अपनी अपनी कैपेसिटी है, तो उस कैपेसिटी के हिसाब से किस तरह से मदर को कितनी एक्सरसाइज करनी चाहिए, क्या करना चाहिए, किस तरह का करना चाहिए। बिकॉज मदर जब एक्टिव रहेगी तो बच्चा भी एक्टिव होगा। आप सिंपल ही बात समझिए कि बच्चा मदर से कनेक्टेड है, तो मदर एकदम लेजी सुस्त दिन भर बिस्तर पे पड़ी है और नेटफ्लिक्स देखती जा रही है, तो क्या होगा? बच्चा भी उस तरह से सुस्त और आराम पसंद टाइप का हो जाएगा। और मदर अगर एक्टिव है तो बच्चा भी एक्टिव होगा। बट यस, देयर इज अ नोट ऑफ कॉशन, अगर किसी को बेड रेस्ट मिला है तो जस्ट ये सोच के कि भाई मुझे एक्टिव रहना ताकि बच्चा एक्टिव, और झूठ मूठ के आप एक्टिविटी शुरू करो, दैट इज नॉट रिकमेंडेड। यहाँ पे जब मैं एक्टिव की बात कर रही हूँ, मैं मेंटली एक्टिव होने की भी बात कर रही हूँ कि बाय एनी चांस आपकी सिचुएशन ऐसी है कि फिजिकली एक्टिव नहीं हो सकते हो, आप मेंटली एक्टिव तो रह सकते हो। नेटफ्लिक्स में देखते देखते टीवी चैनल को चेंज करना इज नॉट मेंटली एक्टिव, यू आर
जस्ट लाइक बीइंग लेजी और लेथर्जी आ रही है आपके अंदर, आलस आ रहा है, मतलब आप एक्टिविटी करो जी। आपका ब्रेन चलायमान होना चाहिए, और अगर कुछ नहीं करना है तो मेडिटेशन कर लो। फिजिकल इंटेलिजेंस इज हाउ फास्ट माय बॉडी इज रिस्पॉन्डिंग टू द ब्रेन सिग्नल। जी सिंपल, जैसा कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया था पहले भी जी कि एक क्रिकेटर है, बॉल आ रही है उसके सामने, उसे पता है मुझे बैट को किस एंगल में उठाना है, किस हाइट पे उठाना है, कितने बैक स्विंग करके उसको लेके आना है ताकि बॉल जो है वो सही जगह पे लगे और सीधी बाउंड्री के बाहर। जी। जो फील्डिंग कर रहा है उसे पता है कि मेरे हाथों का पोजीशन कैसा होना चाहिए, मेरी ग्रिप कैसी होनी चाहिए, उसमें कितना प्रेशर होना चाहिए, कैसी इंटेंसिटी होनी चाहिए कि सीधा बॉल मेरे हाथों के ग्रिप के अंदर, राइट? सो व्हाट इज दिस इज इंटेलिजेंस। एक डांसर जब रिदम सुनता है तो क्या करता है वो डांसर, अपने आप उसके हाथ और पांव उस रिदम के हिसाब से मूव करने लग जाते हैं, उसे सिखाना नहीं पड़ता तब। जी, राइट? एक आर्टिस्ट जब पेंट करता है तो वो क्या करता है, वो यही तो करता है, वो अपने स्ट्रोक्स दे रहा है, कुछ बुनाई सिलाई हम कर रहे हैं, तो दिस इज ऑल इंटेलिजेंस। ये इंटेलिजेंस कैसे आ रहा है, क्योंकि मेरा ब्रेन और बॉडी का एक कनेक्शन है। जी। तो ये कनेक्शन को हम कैसे एस्टैब्लिश कर सकते हैं, हम अपने इस सिग्नल्स को स्ट्रेंथन करके। इसको हम कैसे स्ट्रेंथन कर सकते हैं, बाय डूइंग वेरियस एक्टिविटीज। तो जो ऐप के बारे में मैं बता रही थी, ड्रीम बेबी ऐप, उसमें एवरी डे के किनेस्थेटिक इंटेलिजेंस के क्वेश्चंस होंगे। किसी दिन ब्रेन जिम पर होगा, किसी दिन एक्टिंग पर होगा, किसी दिन योगा के ऊपर में होगा, किसी दिन ब्रेन डांस के ऊपर में होगा, बिकॉज हमारा जो बॉडी मूवमेंट है वो भी हमारे ब्रेन के सिग्नल्स को ट्रिगर करता है, किस तरह से अपने बॉडी को मूव करते हैं। तो ब्रेन डांस पे होगा, किसी दिन आर्ट के बारे में होगा, मोटर स्किल्स, कि किस तरह से हम अपने फाइन मोटर स्किल्स डेवलप करें। किसी दिन 5 सेंसेस के ऊपर में होगा कि ये 5 सेंस को हम कैसे कंट्रोल करें, बिकॉज मेरा फिजिकल इंटेलिजेंस अबाउट दिस 5 सेंसेस, कि मैं 5 सेंसेस को कितना समझ पा रही हूँ, मेरा 5 सेंसेस कितना एक्टिवेटेड है और मैं उस पर कंट्रोल्स ला पा रही हूँ कि नहीं ला पा रही हूँ। जब चाहूँ उसे एक्टिवेट कर सकूं, जब चाहूँ उसे मैं कंट्रोल कर सकूं, और वो करने के लिए उसका अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। तो हम 5 सेंसेस की अवेयरनेस की एक्टिविटीज भी हम दे रहे हैं ताकि वो हमारे 5 सेंसेस डेवलप हो। तो इस ऐप में आपको ये सारे क्वेश्चंस मिलेंगे जिससे आपका फिजिकल कोशेंट जो है वो एक्टिवेटेड होगा। मैम, हम हमारी चर्चा आगे बढ़ाए उससे पहले हमारे दर्शक ने हमें उनकी समस्या बताई है, मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहूंगी। डेफिनेटली। मैम, वो कहती है कि मैं और मेरा हस्बैंड अभी बच्चा प्लान करने की सोच रहे हैं, तो हमने आपके एपिसोड्स देखे और हमें गर्भ संस्कार के बारे में पता चला, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि गर्भ संस्कार हम कब से शुरू कर सकते हैं, इस प्रोसेस में कब से हम एंटर कर सकते हैं? कॉन्ग्रेचुलेशंस आपकी दूरदर्शिता और फारसाइटेडनेस के लिए, बिकॉज जनरली सब मदर्स मेरे पास आती है 4th मंथ 5th मंथ में और आके कुछ एक्सपेक्ट करती कि मैं कुछ तो गिली गिली गू करूंगी और जिससे कुछ मैजिक हो जाएगा। तो मुझे वही बताना है कि गर्भ संस्कार है वैल्यूज वूम में डालना, और कब डालना है, जब आप सोच रहे हो कि आप प्लान करना चाहते हो, आपको तब से डालना है, क्योंकि आप उस टाइम एक सोल को अट्रैक्ट करने वाले हो। तो द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट गर्भ संस्कार इज व्हेन यू स्टार्ट प्लानिंग, क्योंकि आप एक सोल को अट्रैक्ट करने वाले हो। और उस समय अगर आपका PQ, IQ, EQ, SQ एकदम स्ट्रांग रहेगा, एक सात्विकता आपके अंदर रहेगी, आपकी ऊर्जा बहुत पावरफुल और स्ट्रांग रहेगी, तो क्या होगा, आप बहुत स्ट्रांगली उस ब्रह्मांड से एक पावरफुल बच्चे को अट्रैक्ट कर सकोगे। सो गर्भाधान के स्टेज से ही हमें गर्भ संस्कार के प्रिंसिपल्स को फॉलो करना शुरू कर देना चाहिए। बट अगर आप प्रेग्नेंट ऑलरेडी हो गए हैं तो कब से करना चाहिए, तो मैं बताना चाहूंगी कि फ्रॉम द 16th डे ऑफ कंसेप्शन हमारा न्यूरल ट्यूब फॉर्म होना शुरू हो जाता है। न्यूरल ट्यूब यानी कि ब्रेन डेवलपमेंट का सबसे फर्स्ट स्टेज, यानी ब्रेन डेवलपमेंट जो है वो 16th डे ऑफ कंसेप्शन से शुरू हो जाता है। अब प्रेगनेंसी का कब पता चल रहा है, प्रेगनेंसी का पता चल रहा है जब आपने अपना फर्स्ट पीरियड मिस किया, यानी 1 महीना बीत चुका, जब आप 2nd मंथ में एंटर करती तब आपको प्रेगनेंसी का पता चलता है, यानी कि ब्रेन डेवलपमेंट हैज ऑलरेडी स्टार्टेड और आप अवेयर ही नहीं है कि आप प्रेग्नेंट हैं।
यानी आपने उतने दिनों को मिस कर दिया, क्योंकि हमें तो जैसे न्यूरल डेवलपमेंट, ब्रेन डेवलपमेंट, न्यूरोजेनेसिस होना शुरू हो गया है, हमको तो तभी से एक्टिवेट हो जाना चाहिए ताकि हम अपने बच्चे के ब्रेन को उस हिसाब से तैयार कर सके. So the best time to start गर्भ संस्कार is when you start thinking that I want to have a child, when you start planning. जब आपने अपनी प्लानिंग की क्रियाओं को शुरू किया है तभी से ही आप गर्भ संस्कार को शुरू कर दीजिए. बट कोई भी कारण से आप अगर नहीं शुरू कर पाए हैं तो एनी पॉइंट ऑफ टाइम आप शुरू कर दीजिए. जब जागो तब सवेरा. जब आपको ये जागरूकता आई, चाहे वो 2nd मंथ हो, 3rd हो, 5th हो, 6th हो, इनफैक्ट 9th मंथ भी क्यों ना हो, एटलीस्ट डिलीवरी में कुछ तो दिन बचा है, उतने दिन ही कर लो. जब जागो तब सवेरा. जब भी आपको इसका गाइडेंस मिले, इसका नॉलेज मिले, यानी कि ये नॉलेज जो है ये ऐसे नहीं मिलता है. आपका बच्चा चाह रहा है इसलिए आपको नॉलेज मिल रहा है, यानी कि आपका बच्चा चाह रहा है कि मेरी माँ अब मेरे लिए कुछ तो स्पेशल करे, तो आपको तब से लग जाना चाहिए. थैंक यू सो मच. आपने अपना प्रश्न हमसे पूछा. दोस्तों, अगर आप भी गर्भ संस्कार के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं तो आप भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं. सोनल मैम, हम PQ, IQ को गर्भ में ही कैसे डेवलप करें इसके बारे में आपसे जानकारी ले रहे थे. आपने PQ के बारे में तो बता दिया, तो PQ की तरह हम IQ को गर्भ में ही किस तरह से डेवलप कर सकते हैं, उसके लिए क्या करना होता है? यस, IQ जैसा कि हमने डिस्कस किया था, इट इज अबाउट योर स्किल्स, जी, टेक्निकल नो हाउ. तो IQ वो सारी चीजें हैं जो हम स्किल्स अपने अंदर डेवलप करते हैं. तो ऐसी क्या क्या स्किल्स है जो हम डेवलप करते हैं? एक है लॉजिकल मैथमेटिकल स्किल्स, राइट. दूसरी है लिंग्विस्टिक वर्बल स्किल्स. कि लॉजिकल मैथमेटिकल हो गया कि आप नंबर्स के साथ कैसे प्ले करते हो, आप स्ट्रैटेजीज कैसे बना सकते हो, आप लॉजिकल थिंकिंग कैसे कर सकते हो, एनालिटिकली चीजों को कैसे हैंडल कर सकते हो. दैट इज ऑल अबाउट लॉजिकल मैथमेटिकल स्किल्स. सेकंड हो जाता है आपका लिंग्विस्टिक वर्बल स्किल्स. आप कैसे कम्युनिकेट करते हो, किस तरह से आप बातचीत करते हो, आपकी बातें दूसरों के ऊपर कैसा प्रभाव छोड़ती है. और बातें भी अलग अलग तरह की हो गई. कुछ लिख के होती है, राइटिंग स्किल्स, कुछ बोल के होती है, स्पीकिंग स्किल्स, और कुछ में तो ना बोलना होता है ना लिखना होता है, सिर्फ सुन के हो जाती है, दैट इज लिसनिंग स्किल्स. सो ये तीनों चीज लिंग्विस्टिक स्किल का बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है. तो वर्बल स्किल्स से आप वर्ड स्मार्ट बनते हो. अगर आप लॉजिकल स्किल से आप लॉजिक स्मार्ट बन रहे हो, तो वर्बल स्किल से आप वर्ड स्मार्ट बन रहे हो इन ऑल द एस्पेक्ट्स, चाहे वो रीडिंग हो, राइटिंग हो, लिसनिंग हो. तो ये तीनों को हमें डेवलप करना पड़ता है. और थर्ड स्किल है हमारा म्यूजिकल स्किल. तो म्यूजिकल स्किल एज द नेम सजेस्ट, हमें म्यूजिक की नॉलेज होनी चाहिए, सुर ताल की, टोन की, पिच की, ये सब की हमें नॉलेज होनी चाहिए, उसके प्रति पैशन होना चाहिए, उसे सीखने की इच्छा होनी चाहिए. एंड देन फाइनली जो फोर्थ स्किल जो हमारे अंदर है वो है विजुअल स्पेशल स्किल. जी, कि भाई हम विजुअलाइज कैसे कर सकते हैं. कुछ चीज नहीं एग्जिस्ट करती है, बट हम अपने माइंड में उसकी मैपिंग कैसे कर सकते हैं. जैसे अभिमन्यु ने अपने माइंड में पूरे चक्रव्यूह को मैप कर लिया था और अंदर जाना सीख लिया था. जी, राइट. सो विजुअल स्किल किसका बहुत स्ट्रांग होता है? इंजीनियर्स का, आर्किटेक्ट्स का, डिजाइनर्स का. बिकॉज एक कपड़ा है और उस कपड़े में वो विजुअलाइज कर सकते हैं कि इसकी हम अगर इस तरह से कटिंग करेंगे और इस तरह से एक्सेसराइजेशन करेंगे तो वो इतना ब्यूटीफुल एक ड्रेस बन जाएगा, कॉस्ट्यूम बन जाएगा. आर्किटेक्ट का इतना अमेजिंग होता है कि भाई ये बैरन लैंड है, कुछ भी नहीं है, बट इस तरह से अगर हम ईंटें लगाएंगे और इस तरह से उसको पेंट करेंगे, उसको एक्सेसराइज करेंगे तो इतना ब्यूटीफुल बन जाएगा. तो 3D जो स्किल सेट है हमारा, जो विजुअल स्पेशल स्किल सेट है कि भाई कुछ एग्जिस्ट नहीं करता, उसके बावजूद भी हम उसको विजुअलाइज कर सकते हैं और उसके अंदर रंग भर सकते हैं, उसके अंदर जान डाल सकते हैं, प्राण फूंक सकते हैं. दैट इज स्पेशल विजुअल स्किल्स. तो ये जो चारों स्किल्स हैं दे ऑल फॉल अंडर IQ. तो हम जब ये चारों स्किल्स पे वर्क करते हैं तो हमारा IQ स्ट्रांग होता है. और जैसा कि मैंने आपको बताया था ड्रीम बेबी ऐप, उस ऐप में एवरी डे हम मैथमेटिकल, लॉजिकल, लिंग्विस्टिक, वर्बल, म्यूजिकल एज वेल एज स्पेशल विजुअल, ये सबके एवरी डे के हम एक्टिविटीज देते हैं. मैथमेटिकल, लॉजिकल इन्वॉल्व्स लॉट ऑफ मैथमेटिकल कंप्यूटेशंस, सॉल्विंग ऑफ पजल्स, स्ट्रैटेजीज वगैरह, इस तरह की बहुत सारी चीजें, पजल सॉल्व करना, मिस्ट्री सॉल्व करना. बिकॉज इससे आपका स्टेप बाय स्टेप क्लैरिटी आ रही है, आपका एनालिटिकल थॉट प्रोसेस क्लियर हो रहा है, आपका लॉजिकल रीजनिंग आपकी स्ट्रेंथन हो रही है. तो
ये सारे क्वेश्चंस के द्वारा हम आपके लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस को एक्टिवेट कराते हैं। सिमिलरली जो हमारा लिंग्विस्टिक वर्बल स्किल है, वो लिंग्विस्टिक वर्बल स्किल में हम क्या कर रहे हैं, हम किसी दिन फॉरेन लैंग्वेजेस सिखाते हैं जी, बहुत ज्यादा नहीं, सिंपल कि भाई हेलो को अलग अलग लैंग्वेज में क्या बोलना है, नमस्ते को क्या बोलना है। बेसिकली हमारा पर्पस है हमारा न्यूरल पाथवे एक्टिवेट होना चाहिए। ये पूरे प्रोसेस में हमारा काम एक ही है। हम किसी को कुछ बहुत दिग्गज नहीं बना दे रहे कि भाई ये 9 months अगर किसी मदर ने किया तो उसकी जो बेटी है शकुंतला देवी बन के ही पैदा होगी, बट यस उसकी बेटी जो पैदा होगी उसका जो मैथमेटिकल स्किल्स है वो बहुत स्ट्रांग होगा, उससे इंटरेस्ट होगा उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, एक होलिस्टिक डेवलपमेंट आएगा। तो इसमें हम लाइक डिफरेंट लैंग्वेजेस को ले लेते हैं, इंटरेस्टिंग हम राइटिंग एक्टिविटीज देते हैं, हम इंटरेस्टिंग लिसनिंग एक्टिविटीज देते हैं, हम कुछ रीडिंग एक्टिविटीज देते हैं, कुछ लैंग्वेज की हम वर्बल रीजनिंग के क्वेश्चंस देते हैं। जैसे मैथमेटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस लॉजिकल का पार्ट हो गए, वैसे वर्बल रीजनिंग टंग ट्विस्टर्स हो गए। इस तरह से बहुत इंटरेस्टिंग हम every day, like all 7 days of the week we give 7 different aspects को हम टच करते हैं, ताकि आपके उसी इंटेलिजेंस के अलग अलग एस्पेक्ट्स एक्टिवेटेड होते जाएं। बिकॉज अल्टीमेटली पर्पस क्या है? अल्टीमेटली पर्पस है लैंग्वेज के प्रति प्यार डेवलप करना, लैंग्वेज के प्रति एक पैशन डेवलप करना, वो लैंग्वेज के जो न्यूरल पाथवेज है उनको एक्टिवेट करना। दैट इज द होल पर्पस। तो हम ऐसे अलग अलग एक्टिविटीज देते हैं। उसी तरह से स्पेशल विजुअल में हम एवरी डे डिफरेंट एक्टिविटीज, किसी दिन 2D 3D मैपिंग के ऊपर में हो गया, किसी दिन कुछ रिफ्लेक्शन के ऊपर में हो गया, किसी दिन कुछ मिरर इमेज के बारे में आ गया। तो इस तरह से देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज दैट वी गिव टू द मदर। हमें मदर को एक्सपर्ट नहीं बनाना है, उसमें कोई क्वेश्चन में कुछ मार्किंग नहीं हो रही राइट या रॉन्ग क्या है, मदर ने सिर्फ उसे अटेम्प्ट करना है, रिस्पेक्टिव वो राइट है रॉन्ग है क्या है, उसे सिर्फ अपने ब्रेन को एंगेज करना है उस क्वेश्चन में। क्योंकि जब मदर उस क्वेश्चन के साथ एंगेज होगी तो उनका बेबी भी उस क्वेश्चन के साथ एंगेज हो जाएगा, और जब बेबी एंगेज होगा तो स्वाभाविक है कि उसका जो न्यूरल पाथवे है वो प्रॉपरली डेवलप होगा। सिमिलरली लास्ट आ गया हमारा म्यूजिकल स्किल। तो म्यूजिकल स्किल्स में हम डिफरेंट संकीर्तन देते हैं और चैंटिंग्स देते हैं ताकि आप उसको करो। बिकॉज म्यूजिक की जो पराकाष्ठा है ना वो संकीर्तन में है, और जब आप संकीर्तन करते करते खो जाते हो, दैट इज द स्टेज जहां पे आपका ब्रेन सबसे हाईएस्ट लेवल पे पहुंच जाता है, वो कुछ भी करने को सक्षम होता है। सो म्यूजिकल स्किल्स में हम इस तरह से डिफरेंट म्यूजिक पीसेस देते हैं जो मदर साथ में सुन के गुनगुना सकती है, चैंट कर सकती है, सुन सकती है, और इस फीलिंग के साथ कि मेरा बेबी भी साथ में ही कर रहा है। तो मदर का तो अच्छा होता ही है, बट मदर से मल्टीपल टाइम्स ज्यादा बेबी के लिए भी बहुत ये फायदेमंद साबित होता है। और अगर कोई मदर ज्यादा इंटरेस्टेड है देन शी कैन ऑलवेज डू सम ट्यूटरिंग। वो कोई टीचर रख सकती है, कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीख सकती है, वो वोकल्स को ज्यादा कर सकती है। इस ऐप में तो हम बेसिक सबको दे रहे हैं जो सबके लिए सब अच्छा है, बट अगर कोई मदर चाहती है कि भाई मेरे बच्चे की लॉजिकल रीजनिंग सबसे अच्छी हो, तो फेयर इनफ, आप चेस प्ले करना चालू कर दीजिए। चेस से अच्छा कोई गेम ही नहीं आपकी लॉजिकल रीजनिंग को डेवलप करने के लिए, आपके स्ट्रैटेजी स्किल्स को डेवलप करने के लिए। स्टार्ट लर्निंग चेस, स्टार्ट प्लेइंग चेस, अपने आप वो स्ट्रैटेजीज डेवलप होनी शुरू हो जाएंगी। अगर कोई मदर चाहती है मेरा बच्चा एकदम तानसेन नहीं तानसेन बने, जैसा कि आप लास्ट टाइम कह रही थी, तो अगर उन्हें तानसेन बनाना है तो तानसेन की तरह मेहनत करनी होगी, रियाज करना होगा, इंस्ट्रूमेंट सीखने पड़ेंगे। सो मेरा कहना है स्काई इज द लिमिट। अगर आप बेसिक चाहते हैं तो ये ऐप आपको सब कुछ प्रोवाइड करेगा, और उसमें अगर आप चाहते हैं कि कुछ पर्टिकुलर स्किल सेट्स में मुझे अपने बच्चे को बिल्कुल दिग्गज बनाना है, एडवांस में लेके जाना है, तो उसमें फिर आप एक्स्ट्रा मेहनत कीजिए। राइट और ये सारी चीजों को मैंने अपने बुक में भी कवर किया है। ऐप से तो क्वेश्चंस मिल रहे हैं, बट और क्या क्या आप कर सकते हैं, चेस खेल सकते हैं कि क्या कर सकते हैं। मेरी जो बुक है मैनिफेस्टेशन ऑफ गर्भ संस्कार, उस बुक में मैंने ये सारी चीजों को
जी डिटेल में एक्सप्लेन किया है। जी बिल्कुल मैम, आपने बहुत ही अच्छी तरीके से हमें समझाया कि हम पीक्यू और आईक्यू को गर्भ में ही किस तरह से डेवलप कर सकते हैं। उसी तरह से मुझे ये भी जानना है कि ईक्यू और एसक्यू को हम किस तरह से गर्भ में ही डेवलप कर सकते हैं, लेकिन अगले एपिसोड में। अभी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। दोस्तों अगर आपके मन में भी गर्भ संस्कार से जुड़े कुछ सवाल है तो आप भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब अपनी होस्ट और दोस्त कल्पिता को इजाजत दीजिए, फिर मुलाकात होगी गर्भ संस्कार के अगले एपिसोड में। तब तक अपना ख्याल रखिए।